रहस्य भरी सुरंग। वरुण इस वक्त सरपंच कालीचरण के साथ और अपने दो शागिर्दों के साथ एक सुरंग में प्रवेश कर गया था, जहां कालीचरण को एक बॉक्स मिला था। अब वे उसी की जांच पड़ताल करने जा रहे थे। कालीचरण उन्हें उस सुरंग के एक हिस्से में ले आया था। यहीं पर मुझे वो बॉक्स मिला था। अब आप आराम से ये जगह देख लीजिए। वरुण: वो तो बात ठीक है, पर ये सुरंग यहां से सीधा आपके भवन में जाती है या नहीं? कालीचरण: आगे सुरंग बंद है, शायद मिट्टी के भराव की वजह से। अगर मिट्टी को साफ करते जाएंगे तो मेरे भवन के अंदर ये सुरंग निकल जाएगी। वरुण: हाँ, मुझे भी यही लगता है। पर आपने ये काम रुकवा क्यों दिया? अगर यहां तक खुदाई करवाई है तो फिर आगे भी करवानी चाहिए थी, शायद आपको कुछ और मिल जाता। कालीचरण: मैं तो करवा रहा था, पर आगे की सुरंग बेहद कच्ची है और थोड़ा सा ही खोजने में ऊपर से मिट्टी गिरने लग रही थी। ऐसा लग रहा था कि सुरंग की छत नीचे गिर जाएगी, अंदर काम करने वाले लोग दब कर मर जाएंगे। इसलिए यहां कोई भी काम करने के लिए तैयार नहीं हुआ। वरुण: तो फिर अब हम इस सुरंग में काम करना शुरू करेंगे और इसकी खुदाई करते हुए आपके भवन तक जाएंगे। प्रताप: क्या कह रहे हो? कौन करेगा खुदाई? हमें क्या महाबली भीम समझाया आपने? मेरे बस का तो नहीं है ये काम। शक्ति: प्रताप ठीक कह रहा है। वैसे ये सुरंग आगे बहुत ही जर्जर नजर आ रही है। यहां काम करना यहीं दब के मरने जैसा हो सकता है। वरुण: ठीक है, मैं तो सिर्फ एक बात कह रहा था। मेरा भी ऐसा कोई इरादा नहीं है। और फिर वो जहां पर बक्सा मिला वहां का एरिया बड़े गौर से देखने लगता है और बाकी के भी सभी लोग आसपास बड़े ध्यान से दीवार और फर्श को देखते हैं। वरुण मन ही मन में: यहां की जमीन तो दबी हुई है, जैसे यहां कुछ भारी वस्तु का बॉक्स रखा गया हो, पर उस बॉक्स का इतना तो वजन है नहीं कि जमीन को बिठा सके। तो क्या ये सरपंच साहब हमसे कुछ छुपा रहे हैं? मुझे लगता है इस जगह पर कोई भारी बक्सा रखा होगा और उसके अंदर से ये बक्सा निकला होगा जो हमें ये सरपंच साहब दिखा रहे हैं। बड़े बक्से के अंदर भरा खजाना ये चालू सरपंच ले उड़ा। अब इस बात का भी मुझे पता लगाना होगा। और कहीं खजाने का कनेक्शन इसकी पहली पत्नी और बेटी से तो नहीं है, क्योंकि अब तो ये नई खूबसूरत लड़की को लेकर घूम रहा है। पहली पत्नी को मरे तो साल भी नहीं हुआ और ये दूसरी शादी करे बैठा है। अब तो पहले मुझे सरपंच की जन्म कुंडली खोलनी पड़ेगी कि आखिर ये करना क्या चाहता है। कहीं ये मुझसे कोई गैर कानूनी काम तो नहीं करवा रहा। सरपंच: कुछ मिला सबूत उस आधे बच्चे के रहस्य का? वरुण: अभी तो कुछ पता नहीं लगा, पर आप एक बात बताइए, क्या आपको वाकई में यहां बस वही एक बक्सा मिला था जिसमें वो आधे बच्चे की मूर्ति थी और कुछ नहीं? कालीचरण: हाँ, अगर कुछ और मिलता तो मैं आपको पहले ही बता देता। वरुण: चलिए ठीक है। और फिर एक नजर चारों तरफ मारता है, पर सिर्फ छोटे मोटे जीवों के अलावा उसे कुछ नजर नहीं आता। शक्ति: क्या ये वाकई में सुरंग है? कहीं ऐसा तो नहीं कि ये दबा हुआ कोई महल हो और हम जहां खड़े हों वो एक कक्ष हो? वरुण: नहीं, ये एक सुरंग ही है। इसके निर्माण का तरीका यही बता रहा है, पर अब हमें इस बात की पड़ताल करनी होगी कि उस बक्से पर बनी तस्वीरें और उस बच्चे का क्या संबंध है उन तस्वीरों से। प्रताप: चलो, अब काफी देर हो गई है और मुझे ठंड भी बहुत लग रही है, यहाँ पानी की सीलन भी है, कि कोई सांप वगैरह काट ना ले। वरुण: ठीक है, चलो। और सभी वापस उसी मोड़ पर आ जाते हैं जहां से मुड़कर इस तरफ आए थे। वरुण एक पल को तो रुकता है, सामने की दीवार को ध्यान से देखने लगता है और हर तरफ अच्छी तरह से नजर घुमाता है, ढूंढने की कोशिश करता है कि इसमें आगे जाने का कोई रास्ता तो नहीं। शक्ति: मुझे तो यह दीवार पूरी तरह से ठीक नजर आ रही है, और उस दीवार पर हाथ मार के चेक करता है। वरुण: हो सकता है कि दीवार के पीछे कुछ हो, कोई और रास्ता जो कहीं निकलता हो, क्योंकि इस दीवार की छत की तरफ ध्यान से देखो,
मुझे ये ऐसी लग रही है जैसे सीधा आगे जा रही हो और फिर से बंद किया हो। कालीचरण, तो फिर इसे तोड़ दें और उस तरफ देख लेते हैं क्या है। पर नहीं, अभी नहीं, पहले हमें कुछ और जांच करनी होगी, वरना कहीं हम इस दीवार को तोड़ें और ऊपर की सारी छत हमारे ऊपर आ गिरे। हमें सावधानी से काम करना होगा। चलो अब यहां से। और फिर उन सबको लेकर बाहर आ जाता है। सूर्य पश्चिम की तरफ डूबने लगा था। आकाश में फैली लालिमा यह दर्शाने लगी थी। प्रताप, अब क्या करना है? यहां रुकना है या चलें? कालीचरण, मैंने तुम्हारे रुकने का यहां बंदोबस्त कर दिया है, तुम चाहो तो यहीं रुक सकते हो। वरुण, नहीं, मैं भी इनके साथ जाऊंगा, आधे घंटे का ही तो रास्ता है, कल फिर वापस आ जाऊंगा। शक्ति, हाँ ये बिल्कुल ठीक है, तुम हमारे साथ ही चलो। सरपंच, ठीक है, तुम अपनी जांच करने कल सुबह फिर आ जाना। कुत्ते फिर से उन्हें घेर कर चलने लगे थे और उनके मुंह से हल्के हल्की कुर्राहट निकल रही थी, पर उनको आसपास सरसराहट की आवाज सुनाई दे रही थी और वो समझ रहा था कि यह सरसराहट सांप की ही है जो शायद पीछा कर रहा है। फिर सभी उस बड़े बगीचे से निकलकर भवन के सामने वाले हिस्से में आ गए थे और वे सभी कुत्ते फिर से अपनी जगह पर जाकर आराम करने लगे। वरुण, अच्छा तो सरपंच साहब, सुबह मुलाकात होगी अब। और एक नजर उठाकर उस पूरे भवन पर घुमाता है। प्रताप जब तक गाड़ी घुमा चुका था और हॉर्न बजाकर उन्हें बुला रहा था। शायद वो जल्दी से यहां से निकलना चाह रहा था। शक्ति, आ रहे हैं, रुक तो सही। चलो वरुण, शाम हो रही है। और फिर वे दोनों भी विदा लेकर वहां से निकल जाते हैं। प्रताप गाड़ी आगे बढ़ा देता है और जान बची तो लाखों पाए, कल तो यहां आना ही नहीं है। तुम्हारा मन करे तो तुम आ जाना शक्ति भाई, मैं तो बिल्कुल नहीं आऊंगा। और मैं आज यहां जो हुआ वो सब भी ताई को बताने वाला हूं। वरुण, अरे यहां कुछ भी नहीं हुआ। मुझे लगता है तुम बेवजह अपने मन में डर बैठाए हुए यहां से जा रहे हो। अपने मन और दिमाग को एकदम फ्री रखो। और अभी कार चौराहे पर ही पहुंची थी कि वरुण को वही बाइक वाला नजर आ जाता है जिसके साथ वो सुबह बैठकर इस गांव में आया था। वरुण, अरे यार गाड़ी रोको, गाड़ी रोको। प्रताप एकदम से साइड में गाड़ी रोक देता है। और अब क्या हुआ? वरुण तेजी से गाड़ी से उतरता है और चौराहे पर खड़े उस आदमी के पास पहुंच जाता है जो किसी और लड़के से बात कर रहा था। वरुण, हेलो श्याम, कैसे हो? देखो, दोबारा हमारी और आपकी मुलाकात हो गई। श्याम सिंह मुस्कुराते हुए, बिल्कुल सर, सुबह मैं आपको जानकारी दे रहा था और इस वक्त इस भाई को दे रहा हूं। वरुण उसकी तरफ देखता है, उसे वो थोड़ा सा अजीब लगता है, इसलिए वो पूछ ही लेता है, अच्छा ये क्या जानकारी ले रहे हैं आपसे? श्याम सिंह, इस बेचारे की बहन 2 महीने से ज्यादा समय हो गया लापता है, नदी में डूबकर मर गई थी और ये बेचारा अभी भी उसे ढूंढ रहा है। वरुण उसकी तरफ देखता है और तो तुम मेरे साथ आ जाओ, मैं तुम्हारी काफी मदद कर सकता हूं। श्याम सिंह, हाँ तुम इनके साथ चले जाओ, ये सरपंच साहब के आदमी हैं, तुम्हारी मदद कर सकते हैं। युवक, जी ठीक है। और उसके चेहरे पर थोड़ी सी घबराहट आ जाती है क्योंकि वो अपने आप को छुपाकर यह काम कर रहा था और अब सरपंच साहब का नाम आता है तो वो थोड़ा सा डर का अनुभव करता है कि कहीं यह मामला खुल ना जाए। श्याम सिंह, आप दोनों बात कीजिए, मुझे थोड़ी जल्दी है। और बाइक स्टार्ट करके वहां से निकल जाता है। वरुण, अच्छा तो भाई आपका नाम क्या है? युवक, जी मेरा नाम बिरजू है। वरुण, देखो मुझे तुम्हारी आंखों से लग रहा है तुम मुझे देखकर थोड़ा सा डर रहे हो, पर तुम निश्चिंत हो जाओ, मैं भी यहां इस गांव की छानबीन करने ही आया हूं। आओ मेरे साथ। बिरजू थोड़ा सा घबराते हुए वरुण के पीछे चल देता है। वरुण उसे अपने साथ पिछली सीट पर बिठा लेता है। शक्ति, अब ये भाई कौन है? वरुण, ये भी हमारी तरह ही छानबीन कर रहा है, तो फिर इसे भी हमारे ही साथ रहना चाहिए ताकि हम एक दूसरे के काम आ सके। प्रताप, हमें कहां से मिल जाते हैं ऐसे मदद करने वाले? पहले हम मिल गए और अब ये बंदा। क्या नाम है भाई तेरा और कौन से गांव से है? बिरजू, मेरा नाम बिरजू है और मैं परवाल गांव में रहता हूं। प्रताप, अरे तुम्हारा गांव भी ज्यादा दूर नहीं है। शक्ति,
चलो गाड़ी को आगे बढ़ाओ, बातचीत तो होती रहेगी। प्रताप गाड़ी को तेजी से आगे बढ़ा ले जाता है। दूसरी तरफ इस वक्त ठाकुर अनिरुद्ध सिंह। कालिया, कितना काम कंप्लीट हो गया? कालिया, ठाकुर साहब काफी खुदाई हो चुकी है, आप फिक्र मत कीजिए, 1 हफ्ते में सब काम कंप्लीट हो जाएगा। ठाकुर, ठीक है, और एक बात का ध्यान रखना, ये बात बाहर नहीं उड़नी चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं। वहां पुरानी हवेली में काम कर रहे हर आदमी को ये बात अच्छी तरह से समझा देना। कालिया, जी ठाकुर साहब, पर एक बात आपको और बतानी थी। ठाकुर अनिरुद्ध, हाँ बोलो, क्या बात है? कालिया, हवेली की सुरंग की हालत बिल्कुल ठीक नहीं है, मुझे लगता है कहीं हमारे आदमी अंदर दबकर मर ना जाए। और दूसरी बात, कई विषैले सर्प वहां दिख रहे हैं, उनका भी खतरा बढ़ता जा रहा है। ठाकुर मुस्कुराते हुए, बस इतनी सी बात, जो मजदूर मरता है उसे ले जाकर नदी में फेंक दो, नदी के मगरमच्छ उसे अपने आप खा लेंगे, ज्यादा फिक्र करने की जरूरत नहीं है इस बात को लेकर। कालिया, ठीक है ठाकुर साहब। और तभी एक औरत वहां आती है। मालिक, आपकी कैदी खाना नहीं खा रही। ठाकुर अनिरुद्ध, अच्छा, और मुस्कुराते हैं, चलो मैं देखता हूं, तुम उसके लिए जूस लेकर आओ, जब तक मेरा काम पूरा नहीं हो जाता तब तक मैं इसे मरने भी नहीं दूंगा। और उठकर अपने गुप्त तहखाने की तरफ चल देता है, जो लगभग नीचे को जाती पतली सी सीढ़ियों से होकर उस तक पहुंचता था। कालिया आगे बढ़कर उसका छोटा सा गेट खोलता है। अंदर बिल्कुल अंधेरा था, कोई भी इंसान नजर नहीं आता। एक सेवक जल्दी से बाहर से लाइट का बटन ऑन करता है, जो कि काफी ऊंचाई पर लगा था। उस घुटन भरे कमरे में एकदम से तेज उजाला हो जाता है। प्रियंका, जो लगभग अंधेरे में ही थी, एकदम से तेज उजाला होने की वजह से अपने दोनों आंखों के ऊपर अपने हाथ रख लेती है। कालिया, ये लीजिए ठाकुर साहब, जूस। ठाकुर अनिरुद्ध आगे बढ़ते हैं और उसके बाल पकड़कर जोर से खींचते हैं और गिलास उसके मुंह पर लगा देते हैं। ना चाहते हुए भी जूस उसके गले से नीचे उतर जाता है। प्रियंका, तुम ऐसे मुझे जिंदा नहीं रख सकते, मैं मर जाऊंगी, मैं अपने बच्चे को इस घुटन भरी जिंदगी में नहीं रख सकती। ठाकुर अनिरुद्ध, तो यह तुम्हारी ही गलती की सजा है, मैंने तो तुम्हें अच्छी तरह से रखा हुआ था, पर तुम भाग निकली। अब मैं दोबारा यह रिस्क नहीं ले सकता, तुम्हें यहीं रहना होगा और जिंदा भी रहना होगा। आ गई बात तुम्हारी समझ में? प्रियंका, अपनी आंखों को धीरे धीरे खोलते हुए, मैं जिंदा हूं सिर्फ मेरे इस बच्चे की वजह से, वरना मैं तो कब की मर जाती। अपने हाथों से मैं इसे मार नहीं सकती, आखिर मां हूं। ठाकुर अनिरुद्ध, दुनिया के लिए तू कब की मर चुकी है, अगर मर भी जाएगी तो किसी को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तेरे लिए यही अच्छा है कि तू ऐसे ही जिंदा रहे और सोचती रहे कि तुझे कोई बचाने यहां आएगा। प्रियंका, हाँ, ये बात तूने बिल्कुल ठीक कही, मुझे भी शायद ही कभी कोई बचाने आ जाए, और उस दिन तेरा भी आखिरी दिन हो, मैं यही चाहती हूं। अनिरुद्ध ठाकुर बड़ी जोर से हंसता है। यह तुम्हारी भूल है कि मेरा आखिरी दिन तेरी जिंदगी की आजादी का दिन होगा। तू कभी आजाद नहीं होगी, तेरा यह बच्चा तेरे सामने ही यहां बड़ा होगा, और वो भी जिंदगी भर यहीं मेरा कैदी बनकर रहेगा। प्रियंका, ये तो इस बच्चे का भाग्य बताएगा कि ये कैदी बनकर रहेगा या कुछ और। अनिरुद्ध ठाकुर, अच्छा तो ये बात है। और वो आगे बढ़कर उसके हाथ से उस बच्चे को छीन लेता है और उसकी टांग पकड़कर उसे हवा में उठा लेता है। प्रियंका खड़े होकर, छोड़ मेरे बच्चे को, छोड़ दो, और उसके ऊपर झपटती है। कालिया तेजी से आगे पकड़कर उसके दोनों हाथ पीठ के पीछे कर देता है। ठाकुर साहब पर हाथ उठाती है, रुक, मैं तेरे दोनों हाथ तोड़ देता हूं, और उन्हें बड़ी जोर से पीछे की तरफ घुमाता है। प्रियंका के कंधों पर तेज दर्द उठता है और वो दर्द से बिलबिला उठती है। ठाकुर अनिरुद्ध,
रहने दे कालिया, हाथ तोड़ने की जरूरत नहीं है। और उसके बच्चे को हवा में टांग के साथ पकड़े पकड़े ही इधर उधर हिलाता है। बच्चा बेहद तेज आवाज में रोने लगता है। प्रियंका, मेरे बच्चे को छोड़ दो, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ, मेरे बच्चे को छोड़ दो। ठाकुर अनिरुद्ध अपने हाथ को और ऊंचा उठा लेता है। तुम कहती हो तो मैं छोड़ देता हूं। और उसके होठों पर क्रूरता भरी मुस्कान आ जाती है। प्रियंका उसका इरादा समझ जाती है कि वो अब क्या करने वाला है। नहीं, मत छोड़ना, मत छोड़ना, वो मर जाएगा। और बहुत तेज आवाज में गिड़गिड़ा उठती है। कालिया, कभी बोलती है छोड़ दो, कभी बोलती हो मत छोड़ना। ठाकुर साहब, तेरी कौन सी बात माने, जल्दी से बोल। ठाकुर अनिरुद्ध बड़ी जोर से हंसते हैं। मजा आ रहा है तेरे साथ खेलने में। प्रियंका बड़ी जोर से रोने लग जाती है। मेरा बच्चा मुझे दे दो, मुझे दे दो मेरा बच्चा। कालिया, अरे ये क्या, अब तीसरी विनती ठाकुर साहब से। तेरी कितनी इच्छाएं पूरी करेंगे ठाकुर साहब, और ऊपर से तू ठाकुर साहब की एक बात नहीं मानती। प्रियंका, नहीं, मैं सब बात मानूंगी, बस मुझे मेरा बच्चा दे दो, मैं आपसे सब बात मानूंगी। कालिया, खाना खाएगी या नहीं? प्रियंका जल्दी से, हाँ खाऊंगी, आपसे मना नहीं करूंगी, मुझे मेरा बच्चा अब तो दे दो। ठाकुर अनिरुद्ध, चल तेरी इच्छा पूरी कर देता हूं, छोड़ दे कालिया इसे। कालिया उसके दोनों हाथ छोड़ देता है और वो भी बच्चे को उसकी तरफ फेंक देता है। प्रियंका उसे लपक लेती है और सीधा करके अपने सीने से लगा लेती है और कोने में जा बैठती है। अनिरुद्ध ठाकुर, याद रखना, हमारे सेवक जो कहते हैं उसे मान लेना, वरना बात तो तेरी समझ में आ ही गई होगी। प्रियंका का चेहरा आंसुओं से पूरी तरह डूब चुका था। हाँ, समझ गई, पर मेरे बच्चे को हमसे कुछ मत करना। अनिरुद्ध ठाकुर उसकी बात सुनकर पलटकर निकल जाता है और कमरा फिर से अंधेरे में डूब जाता है। कालिया, ठाकुर साहब, कब तक इसे यहां रखोगे? अनिरुद्ध ठाकुर, कुछ कह नहीं सकते, जब तक सही समय नहीं आ जाता तब तक तो इसे यहां रखना ही होगा, मजबूरी है, वरना मैं तो इसे अभी टुकड़े टुकड़े में बांट देता। कालिया, ठीक है ठाकुर साहब। दूसरी तरफ इस वक्त सरपंच कालीचरण के घर में उनकी पत्नी रीमा बड़े जोर से चिल्ला रही थी। रीमा, मैंने तुम्हें मना किया था ना, यहां किसी को भी बुलाने की जरूरत नहीं है, उसके बावजूद भी आपने उसे क्यों बुलाया? क्या जरूरत थी उसे यहां बुलाने की? सरपंच कालीचरण, अरे यार, मैंने नहीं बुलाया, मैंने तो उसका फोन भी नहीं उठाया था, पर फिर भी उस साले को यहां आने की जाने क्या पड़ी थी, मुंह उठाकर चला आया। और ऊपर से पास ही के गांव के 2 जान पहचान के लोगों को भी ले आया। उनके सामने मैं मना भी नहीं कर सकता था। रीमा, मुझे तो वो शक्ल से ही बहुत ज्यादा स्मार्ट लग रहा था, कहीं वो असली बात अगर जान गया ना तो फिर हम दोनों के लेने के देने पड़ जाएंगे, फिर छुपने के लिए भी हमें कोई जगह नहीं मिलेगी। सरपंच, अरे तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, उस वरुण के बच्चे को कुछ भी पता नहीं लगने वाला, वैसे ही मैंने उसे भ्रमित कर दिया, अब ऐसे ही अपना सिर सुरंग की दीवारों से फोड़कर वापस चला जाएगा। रीमा, बात तो आपकी ठीक है, पर ये बताइए वो बकवास क्या कर रहा था? उन्होंने यहां आपकी पत्नी और बेटी को देखा, उनसे बात की, और क्या बोल रहा था कि उन दोनों ने मेरा स्वागत किया। सरपंच, अरे ऐसे ही बकवास कर रहा होगा। वैसे तुम बताओ, मैंने तुम्हें जो हार दिया है वो कैसा है? उस पर 10 खूबसूरत हीरे लगे हैं, जरा संभाल कर रखना। रीना, देखो तुम बात को बदलो मत, मुझे भी यहां कुछ ठीक ठीक नहीं लगता है। क्यों नहीं तुम एक नया घर बनवाते, क्यों इस पुराने घर में रह रहे हो? सरपंच, अरे तुम फिक्र मत करो, थोड़े दिन बाद तुम्हारे लिए शहर में ही फ्लैट खरीद लूंगा, फिर इस गांव को ही छोड़कर चले जाएंगे, पर थोड़े दिन तो सब्र रख। रीना, अच्छा एक बात बताओ, तुमने अपनी पत्नी और बेटी की बलि तो चढ़ा दी और उससे तुम्हें इतनी दौलत भी मिल गई, पर अगर कहीं उन दोनों की लाश सामने आ गई तब हम क्या करेंगे? आपने तो गांव वालों से बोला है कि मेरी पत्नी और बेटी मुझे छोड़कर भाग गए हैं। सरपंच, तुम गांव वालों की क्यों सोच रही हो? जब हमें यहां रहना ही नहीं है तो पड़ा रहने दो गांव वालों को, भूल जाओ कि कोई गांव वाले भी हैं। अपने पास ढेर सारा माल है और इतना है कि हमारी 7 पुश्तें भी इसे खत्म नहीं कर सकती। रीमा का थोड़ा सा मूड ऑफ होता है, पर मुझे आपसे ये उम्मीद बिल्कुल नहीं थी।
आपने बोला था आपको मिला हुआ खजाना आप मुझे भी दिखाएंगे, पर अभी तक आपने मुझे ना तो वो जगह दिखाई और ना ही खजाना। बस ऐसे ही हार लाकर अंगूठी लाकर पहना देते हो और खुश कर देते हो। सरपंच कालीचरण, अरे वहां जाना बहुत खतरनाक है, तुम ना ही जाओ तो अच्छा है, समझे तुम? चलो अब अच्छा सा खाना बना लो, बड़ी जोर से भूख लगी है। शैतानी कुत्ते दिल के वरुण बिरजू को भी अपने साथ लेकर शक्ति और प्रताप के साथ उनके कार में उनके गांव की तरफ निकल चुका था। और कुछ ही समय बाद उनकी कार घर के आंगन में खड़ी थी। रामपति वहीं कार के पास आ गई थी। तुम सब ठीक तो हो ना? मुझे तो तुम सबकी बड़ी चिंता होने लगी थी, तुम्हारे तो फोन भी नहीं लग रहे। शक्ति, अरे मां सब ठीक है, और उस गांव में नेटवर्क की थोड़ी समस्या है। रामपति वरुण की तरफ देखते हुए, और तुम्हारा गुस्सा उतर गया या अभी भी वैसे ही है? अच्छा हुआ जो तुम इन दोनों के साथ वापस आ गए। वरुण, भाई जी मुझे गुस्सा नहीं आता, मैं तो बस अपना काम करता हूं, और मुझे उस वक्त वही ठीक लगा कि मुझे उस गांव में जाना ही चाहिए, और वैसे भी मुझे वहां जाना ही था। शक्ति, अरे अब यहीं खड़े रहोगे? अंदर भी चलो। और सभी लोग अंदर हॉल में आ जाते हैं। रामपति, तुम सब बैठो, मैं चाय नाश्ते का इंतजाम कर देती हूं, और रसोई की तरफ चली जाती है। प्रताप, हाँ भाई वरुण, अब बताओ मुझे, तुमने वाकई में वहां 2 भूतों को देखा और उनके हाथ से चाय नाश्ता भी किया? शक्ति, मुझे लग रहा है तुम्हें धोखा हुआ होगा। सरपंच साहब की लड़की और पत्नी तो मर चुके हैं, वो कैसे तुम्हारे सामने आ सकते हैं? बिरजू, क्या कहा? इन्होंने सरपंच की बेटी और पत्नी को जिंदा देखा? पर उनके बारे में तो खबर है कि वो दोनों घर से भाग गए थे, और कुछ लोग बोलते हैं कि नदी में डूबकर मर गए थे, पर सच्चाई क्या है ये कोई नहीं जानता। बिल्कुल वैसे ही मेरी बहन प्रियंका के साथ हुआ है। जिंदा भी है या मर गई, क्या हुआ उसके साथ, कोई सच नहीं पता था, और दुखी हो जाता है। तीनों ही उसके मुंह से प्रियंका का नाम सुनते ही एक दूसरे का मुंह देखने लगते हैं। वरुण, प्रियंका तुम्हारी बहन है? शक्ति, तुम हेमंत कुमार की पत्नी की बात कर रहे हो, जिनका जंगल के किनारे पर घर है? बिरजू, हाँ प्रियंका मेरी ही बहन है, और वो हेमंत कुमार की ही पत्नी है। 1.5 साल पहले उसकी वहीं शादी हुई थी। प्रताप, तो तुम अपनी बहन प्रियंका को ढूंढने आए हो, और उसके छोटे बच्चे को भी? बिरजू एकदम से प्रताप की तरफ देखता है। हाँ, पर यह बात तुम कैसे जानते हो कि वो मां बनने वाली थी, और अब तो उसका 2-2.5 महीने का छोटा बच्चा भी होगा? वरुण, क्योंकि हम तुम्हारी बहन से मिले हैं, वो जिंदा है, और उससे कंधे पर हाथ रखता है। बिरजू वरुण के मुंह से यह बात सुनते ही एकदम से हैरान रह जाता है, और उसका हाथ पकड़ लेता है। क्या कहा आपने? मेरी बहन जिंदा है? कहां मिले आप उससे? मुझे बताओ, मुझे अभी उससे मिलना है। रधिर हो उठता है। वरुण, शक्ति, प्रताप का चेहरा लटक जाता है, और वे थोड़ा उदास होकर बैठ जाते हैं। बिरजू, क्या हुआ? तुम तीनों के चेहरे क्यों उतर गए? कहां है मेरी बहन? आप बोलते क्यों नहीं? कुछ तो बोलिए। प्रताप, हम तुम्हारी बहन और उसके बच्चे को ढूंढने ही सुमेरा गांव गए थे, पर अभी हमें कुछ जानकारी मिली नहीं। अब कल से फिर कोशिश करेंगे कुछ जानने की, और अपना सिर झुका लेता है। बिरजू, पर आप मेरी बहन को क्यों ढूंढ रहे हैं? क्या आपको भी लगता है वो जिंदा है? और जिज्ञासा से उनकी तरफ देखता है। चलो कोई तो है जो मेरी बहन को जिंदा समझकर ढूंढ रहे हैं। वरुण, बिरजू बात सुनो। दरअसल कल रात मैं इस गांव की तरफ आ रहा था इस शक्ति की कार में, तब रास्ते में 20-22 साल की औरत एक बच्चे के साथ हमारी कार के सामने टकराई, और फिर हम उसे लेकर अपने यहां आ गए। सुबह तक वो हमारे पास यहीं पर थी, और उसने हमें अपना नाम प्रियंका बताया था। बिरजू वरुण का हाथ पकड़ लेता है। तो अब कहां है मेरी बहन? क्या वो अभी भी अंदर है? वरुण उसे दिलासा देते हुए, नहीं भाई, हम सभी थोड़ा काम से गए थे, और इसी बात का फायदा अनिरुद्ध ठाकुर के आदमियों ने उठाया। उन्हें पता लग गया कि प्रियंका अपने बच्चे के साथ इस घर में है, जिसे हमने छुपाया हुआ है। उसे हमारे जाने के बाद वो उठाकर ले गए। बिरजू, क्या कह रहे हो? मुझे तो तुम्हारी बात पर विश्वास नहीं हो रहा। क्या वाकई में उसने कहा कि वो प्रियंका है? शक्ति,
हाँ, उसने मुझे बताया कि वो प्रियंका है और यह भी बताया कि वो हेमंत सिंह की पत्नी है। तभी तो हमें पता लगा। बिरजू गुस्से से खड़ा हो जाता है। तो फिर मैं अभी अनिरुद्ध ठाकुर की हवेली पर जा रहा हूं और वहां से अपनी बहन को लेकर आऊंगा, चाहे इसके लिए मुझे उसका खून ही क्यों ना करना पड़े। प्रताप, लो भाई, पहले एक ही था जिसे अनिरुद्ध ठाकुर से लड़ने के लिए रोकना था, अब एक और आ गया। अब इसे और समझाओ। वरुण बिरजू का हाथ पकड़कर उसे अपने पास बिठा लेता है। देखो, गुस्से से काम मत लो, क्योंकि मुझे इन दोनों ने बता दिया कि अनिरुद्ध ठाकुर किस किस्म का इंसान है, और अब मुझे लगता है कि उससे हम सीधा उलझ कर नहीं जीत सकते। हमें अगर प्रियंका का पता लगाना है और उसे वापस लाना है तो हमें दिमाग से चलना होगा, तभी हम कुछ कर सकते हैं। शक्ति, वरना पता तो तुम्हें भी होगा अनिरुद्ध ठाकुर के बारे में, वो क्या कर सकता है अगर हम सीधा टकराने गए तो। बिरजू उनकी बात सुनकर थोड़ा शांत होता है। आप लोग ठीक कह रहे हैं, मेरे पिताजी ने भी मुझे यही समझाया था कि अपनी बहन का पता बेहद शांति से लगाओ, तभी कुछ पता लग पाएगा। रामवती उनके लिए चाय नाश्ता लेकर आ जाती है और सभी चाय पीने लगते हैं। प्रताप, ताई जी, कल हम सभी प्रियंका और उसके बच्चे का पता लगाने जाने वाले हैं, आपको भी हमारे साथ चलना है तो चलो। और हंसता है। रामवती अपनी आंखों को बड़ा कर लेती है। क्या कहा? उस लड़की का पता लगाने जाओगे और उसके बच्चे का? कहीं जाने की जरूरत नहीं, घर में बैठो आराम से। प्रताप, ताई ये प्रियंका का भाई है, बिरजू। रामवती, अच्छा, और उसे बड़े ध्यान से देखती है। पहले बहन को ले आए और अब उसके भाई को, कहीं इसको भी कोई उठाने तो नहीं आने वाला है यहां। और थोड़ा सा चेहरे पर डर के बहाव ले आती है। वरुण, अरे नहीं ताई जी, इसे कोई उठाने नहीं आएगा, आप बेफिक्र रहो। ये तो उस गांव में अपनी बहन की खोज खबर ले रहा था, तब हमारी नजर इस पर पड़ गई और फिर हम इसे भी अपने साथ यहां ले आए। रामवती, तुम चारों को देखकर मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे तुम लोग ठाकुर अनिरुद्ध के साथ झगड़ा मोल लेने के मूड में हो। देखो, अगर ऐसा कोई विचार है तो उसे छोड़ दो। मैं नहीं चाहती कि तुम उस शैतान से झगड़ा मोल लो। शक्ति, मां, आप शांत रहें, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। हम कोई झगड़ा नहीं करने वाले, हम तो बस ये पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि प्रियंका और उसका बच्चा उसी के पास है या नहीं, और बहुत ही गुपचुप तरीके से इस बात की जानकारी निकालने की कोशिश करने वाले हैं। वरुण, जी ताई जी, शक्ति बिल्कुल ठीक कह रहा है, क्योंकि हम भी जानते हैं कि ठाकुर अनिरुद्ध किस तरह का इंसान है। प्रताप, लो भाई, अब ताई जी को भी तुम लोगों ने अपनी बातों में उलझा लिया। जरा ताई जी को सरपंच के यहां की भी घटना सुना दो, जहां तुम उनसे मिलने गए थे। रामवती शक्ति की तरफ देखती है। क्यों रे, वहां क्या हुआ था? वरुण मुस्कुराते हुए, अरे उनके घर में 4 बड़े बड़े कुत्ते बंधे थे, वो बेवजह हमारे पीछे लग गए और बाद में सरपंच ने उन्हें संभाल लिया, बस यही बात है। शक्ति प्रताप को हल्के से कोहनी मारकर बेफालतू की बात मां को बताने से रोकता है, वरना वो अब सांप वाली बात भी बताने ही वाला था। बिरजू, ताई जी, मुझे मेरी बहन का पता हर हालत में लगाना है। मैं जानता हूं वो बड़ी मुसीबत में है और उसे किसी तरह ठाकुर अनिरुद्ध के यहां से निकाल कर लाना है। शक्ति, तुम फिक्र मत करो, हम तुम्हारा पूरा साथ देंगे। मेरी मां तो ऐसे ही ज्यादा चिंता कर रही है, पर वो भी चाहती है कि प्रियंका और उसका बच्चा सही सलामत वापस आ जाए। क्यों मां, मैंने ठीक कहा ना? और अपनी मां को इस काम के लिए राजी करने की कोशिश करता है। रामवती, ठीक है, जो करना है करो, पर उस ठाकुर की नजर में नहीं आने चाहिए। प्रताप, लो भाई, अब तो पूरी भैंस पानी में गई, अब मेरा क्या होगा? वरुण, जो होगा अच्छा ही होगा। प्रताप, हाँ ये तो है, पर तुम सच सच बताओ, क्या वाकई में तुमने उन दोनों भूतों को देखा था और उन्होंने तुम्हें चाय वगैरह भी पिलाई? वरुण, हाँ, और अब इसी बात का मुझे पता लगाना है, आखिर इन दोनों का रहस्य क्या है, क्योंकि मुझे पूरा विश्वास है कि मैंने उन दोनों को वास्तविकता में ही देखा था। मुझे इतना बड़ा भ्रम नहीं हो सकता कि मैं और पहचान न सकूं कि मेरे सामने भूत है या चीते जागते इंसान। शक्ति भी सोचते हुए,
कहीं ऐसा तो नहीं कि सरपंच के घर में ही ये दोनों रह रहे हों और उस वक्त तुम्हारे सामने आ गए हों और उसके बाद फिर से गायब हो गए हों? वरुण, अगर ऐसा है तो हमें यह जानना होगा कि आखिर यह खेल क्या खेला जा रहा है। क्यों यह खबर उड़ाई गई कि सरपंच कालीचरण की पत्नी और बेटी घर से भाग गए और कुछ लोग कह रहे हैं कि नदी में डूब गए। हमें इन सब का पता लगाना ही होगा प्रताप। मुझे तो यह सरपंच कुछ ज्यादा ही चालू किस्म का लग रहा है। देखा नहीं कैसे उस खूबसूरत लड़की के साथ शादी करके अपने घर ले आया? शक्ति, हाँ बात तो ठीक है, इतनी जल्दी उसे शादी करने की क्या पड़ी थी, वो भी अपनी बेटी की उम्र की लड़की से? प्रताप, अरे भाई उसके पास ढेर सारा पैसा है, वो एक क्या 4 शादियां भी कर लेगा तो भी उसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वरुण, बात तो ये भी ठीक है, पर सवाल तो उठता ही है कि अभी उसकी बेटी और पत्नी को गायब हुए 2-2.5 महीने ही हुए हैं और वो नई शादी करके ले आया। कहीं उसने जानबूझकर अपनी पत्नी और बेटी को तो नहीं हटाया इस लड़की के चक्कर में फंसकर? बिरजू, यानी आपके कहने का मतलब है उसने अपनी बीवी और पत्नी को खुद मार डाला इस लड़की से शादी करने के लिए? वरुण, मुझे तो ऐसा ही लग रहा है। प्रताप, आप लोग बातें करो, मैं तो अपने कमरे में जा रहा हूं, अब खाने पर मिलते हैं। और उठकर वहां से निकल जाता है। वरुण कुछ गहरी सोच में बैठ चुका था। क्या इस वक्त हम अनिरुद्ध ठाकुर की हवेली का एक राउंड लगाकर आ सकते हैं? शक्ति, लगाकर तो आ सकते हैं, पर इस वक्त कहीं कुछ पखेड़ा ना हो जाए। और वैसे भी अब रात हो चुकी है, अब तो वहां जगह जगह तुम्हें तांत्रिक अनुष्ठानों की आवाज ही सुनाई देगी और जैसे जैसे रात पड़ेगी वैसे वैसे उस गांव का माहौल अजीब तरीके से बिगड़ता चला जाएगा। वरुण, तभी तो मैं वहां जाना चाहता हूं। और फिर कुछ सोचते हुए, मैं तुम्हारी बाइक लेकर चला जाता हूं, रात तक समय पे वापस भी आ जाऊंगा। शक्ति, तुम वहां अकेले जाने की सोच रहे हो, पर यह तुम्हारे लिए और भी ज्यादा खतरनाक हो सकता है, क्योंकि तुम अभी वहां के रास्तों से भी अनभिज्ञ हो, किसी मुसीबत में फंस जाओगे। वरुण, तुम्हारा कहना भी ठीक है, वैसे भी उस गांव के कुत्ते बेहद ही खतरनाक हैं, पर जाना तो जरूरी है। हमें रात को भी कुछ पता लगाना ही होगा। बिरजू, आप ठीक कहते हो, रात में हम आसानी से प्रियंका और उसके बच्चे का पता लगा सकते हैं। शक्ति का रात के समय सुमेरा गांव जाने का बिल्कुल भी मन नहीं था, क्योंकि वो जानता था कि रात के समय वहां क्या चलता है। पर अब वरुण के अकेले जाने की बात सुनकर उसे थोड़ा सा अजीब लग रहा था। वरुण, ज्यादा मत सोचो, बेफिक्र होकर चलो, हमें कुछ ना कुछ सफलता अवश्य मिलेगी। शक्ति, ठीक है, खाना खाकर निकल चलते हैं। वैसे रात को ठंड बहुत ज्यादा हो जाएगी, यहां कोहरा बहुत ज्यादा पड़ता है। तुमने कल रात ही देखा था कैसी हालत थी, सड़क तक नजर नहीं आ रही थी। वरुण, हाँ मुझे सब पता है, पर अब यही सब सिचुएशन हमारे फायदे में साबित होगी, तुम देखते जाओ। और फिर यहां प्लान बन चुका था रात में सुमेरा गांव जाकर ठाकुर अनिरुद्ध की जांच पड़ताल करने का, जबकि दूसरी तरफ ठाकुर अनिरुद्ध इस वक्त एक विशाल कक्ष में बैठे थे और उनके साथ तंत्र विद्या का धनी व्यक्ति चमन तांत्रिक अनुष्ठान करवाने के लिए उनके सामने बैठा था। ठाकुर, अभी और कितने दिन यह हवन करवाना पड़ेगा गुरुदेव? आज 30 दिन हो गए, पर अभी तक कुछ भी परिणाम निकलकर सामने नहीं आया। तांत्रिक चमन, फिक्र मत करो, यह काम ऐसे ही होता है, सफलता थोड़ी देर से मिलती है पर मिलेगी जरूर, और एक बार सफलता मिल गई तो फिर तुम्हारे वारे न्यारे हो जाएंगे। इसलिए शांति रखो मन के अंदर, अविश्वास की भावना मत लाओ इस हवन के प्रति। ठाकुर, ठीक है, मुझे इस हवन पर पूरा विश्वास है, तभी तो मैं इसे करवा रहा हूं, वरना पहले ही दिन इनकार कर देता। तांत्रिक चमन, और जो सामान मैंने तुमसे मंगवाया क्या वो ले आए? दिखाई तो नहीं दे रहा, और अपने पास पड़े सामान को चेक करता है। चमन, अरे इसमें तो ना तो पक्षी की खोपड़ी है ना ही बिच्छू का डंक, तुम हमेशा ही अधूरा सामान लेकर आते हो और फिर कहते हो मेरा हवन सफल नहीं हो रहा। ऐसे सफल होगा? हर रोज हवन में कुछ ना कुछ कमी मिलती है और फिर मुझे ऐसे ही काम चलाना पड़ता है। ठाकुर अनिरुद्ध, क्या करूं गुरुदेव, मैंने तो पूरी कोशिश की थी पर फिर भी ध्यान से उतर गया।
अब रोज रोज इतना सामान इकट्ठा भी तो कहां से करूं, और ऊपर से आप ही कहते हो कि मैं ये सामान खुद ही लेकर आऊं, अपने किसी सेवक से ना मंगवाऊं, वरना सामान तो आपको रोज ही पूरा मिलता। तांत्रिक जमन, देखो इस हवन में जो भी सामग्री होगी उसे तुम्हें खुद ही लाना होगा। ठाकुर अनिरुद्ध, मैं तंग आ गया हूं रोज रोज ये सामान इकट्ठा करते हुए, अब जल्दी से जल्दी इस हवन को खत्म करने की कोशिश करो। तांत्रिक जमन हवन स्टार्ट कर देता है और वो कक्ष हवन के धुएं से भरने लगता है, जो ऊपर रोशनदान से निकलकर बाहर जा रहा था और बाहर के ठंडे तापमान में आकर और भी गाढ़ा रूप ले रहा था। दूसरी तरफ हिम्मत सिंह, प्रियंका का ससुर, भी अपने घर के कक्ष में तांत्रिक हवन की तैयारी कर रहा था। हेमंत सिंह, पिताजी, अभी तक हमें कोई सफलता नहीं मिली और ऊपर से कई बुरी आत्माएं हमें परेशान करने लगी हैं। कहीं ऐसा ना हो कि हमारा हवन पूरा ही ना हो और हम इन दुष्ट आत्माओं के हाथों मारे जाएं। हिम्मत सिंह, तो अब किया भी क्या जा सकता है बेटे, अब तो हवन शुरू हो चुका है और अब हर रात इसे हमें करना ही होगा, वरना जिस रात भी हम हवन नहीं करेंगे उस रात हमारी अब तक की सारी मेहनत मिट्टी में मिल जाएगी। हेमंत सिंह, कैसे छुटकारा पाने का कोई और उपाय नहीं है जिससे हम अपनी सुरक्षा कर सकें? मुझे तो अब बेहद डर लगने लगा है। हर रात पहले से ज्यादा भयानक होती जा रही है, जिन्हें संभालना भी मेरे लिए लगातार कठिन होता जा रहा है। हिम्मत सिंह, तो फिक्र मत कर, सब कुछ ठीक होगा। बस तो अपना ध्यान भटकने मत दिया कर, अपनी आंखें बंद करके मंत्र जाप में लगा रहा कर। हेमंत सिंह, ठीक है पिताजी। और फिर हवन कुंड में अग्नि प्रज्वलित कर दी जाती है और तंत्रों मंत्रों का शोर शुरू हो जाता है। वहां उस कक्ष में धुएं की अजीब आकृतियां बनती चली जाती हैं, जो कई तरह के डरावने रूप अख्तियार कर रही थी। दूसरी तरफ इस वक्त सरपंच कालीचरण अपनी इमारत के एक निचले कक्ष में अपनी नवयुवती पत्नी के साथ बैठा एक तांत्रिक हवन कर रहा था। उसकी पत्नी रीमा के शरीर पर इस वक्त नारी का पूर्ण श्रृंगार था। उसने पूरे शरीर पर बहुमूल्य आभूषणों को धारण किया हुआ था। हवन कुंड की अग्नि के कारण वह आभूषण अत्यंत ही चमक रहे थे, जिस कारण रोमा भी किसी दिव्य शक्ति की तरह प्रतीत हो रही थी। उसका मुख्यमंडल किसी सूर्य की भांति दीप्तिमान हो रहा था। सरपंच कालीचरण जैसे जैसे मंत्रों का उच्चारण कर रहा था, रीमा हवन कुंड में आहुति डाल रही थी और उसके ऐसा करते ही अग्नि भीषण रूप से ऊपर की तरफ उठ रही थी। कालीचरण के वे चारों कुत्ते इस वक्त उन दोनों के चारों तरफ बैठे थे और उनके मुंह से हल्के हल्के गुर्राहट निकल रही थी। उनकी आंखें आम कुत्तों की तरह नहीं लग रही थी। उन आंखों में इस वक्त एक अलग ही रोशनी प्रतीत हो रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे कुत्तों के अंदर भी कोई है जो उन्हें आम जानवर से खतरनाक जानवर बना रहा है। रीमा अपने बराबर में बैठे कुत्ते की पूंछ से कुछ बाल खींचती है और उसे हवन कुंड में डाल देती है, और ऐसा करते ही हवन कुंड से कुत्ते रूपी छाया निकलकर उस कुत्ते के अंदर समाहित हो जाती है। और फिर बाकी के तीनों कुत्तों के साथ भी रीमा ऐसा ही करती है, जिसके बाद वे चारों कुत्ते बहुत ही धीमी कदमों के साथ उन दोनों के चारों तरफ घूमने लगते हैं। ऐसा लग रहा था जैसे वे भी उस हवन कुंड की परिक्रमा कर रहे हैं। इधर इस वक्त सुमेरा गांव में जैसे जैसे रात बढ़ रही थी, वैसे वैसे काली शक्तियों को जागृत करने के तांत्रिक अनुष्ठान बढ़ते जा रहे थे। और दूसरी तरफ इस वक्त वरुण और सभी लोग रात का खाना खा रहे थे। प्रताप का मुंह उतरा हुआ था, यह जानकर कि वरुण और शक्ति ने फिर से रात में ठाकुर अनिरुद्ध की हवेली पर जाने का प्लान बना लिया है। बिरजू, मुझे लगता है आज हम कुछ बड़ा करेंगे और शायद मैं अपनी बहन तक पहुंच जाऊंगा। मेरा मन ऐसा ही कह रहा है। प्रताप, अच्छा, पर मेरा मन तो कुछ और ही कह रहा है। वो बोल रहा है आज हमारी भेंट शैतानों को चढ़ जाएगी। कल का सूर्य हमारी किस्मत में नहीं है। शक्ति, तुम हमेशा डराने वाली बात ही क्यों करते हो? चुड़ैल का पीछे लगना। रात तकरीबन 9 बजे वरुण अपने तीनों साथियों के साथ कार में बैठ चुका था और चारों जने पूरे विश्वास के साथ इस वक्त तैयार हो चुके थे प्रियंका और उसके बच्चे को ढूंढ निकालने के लिए। प्रताप, जो थोड़ा सा झिझक रहा था,
पर अब वो भी चलने के लिए तैयार था। शक्ति इस वक्त कार चला रहा था। सबके चेहरे मफलर से ढके हुए थे और सिर पर बड़ी टोपी पहनी हुई थी। बाहर वाकई में ठंड पूरी तरह से फैल चुकी थी। गाड़ी का लोहा शरीर में तेज ठंडक का एहसास करा रहा था। गांव का इलाका होने की वजह से कोहरे की चादर चारों तरफ फैली हुई नजर आ रही थी, जो लगातार रात के बढ़ने के साथ बढ़ती ही जाती। आकाश में चांद निकला हुआ था, पर कोहरे की वजह से उसका धीमा प्रकाश कहीं नजर नहीं आ रहा था। प्रताप, गाड़ी धीरे चलाना भाई, कहीं आज भी कोई और हमारी गाड़ी के आगे ना आ जाए और फिर एक नई कहानी शुरू हो जाए। शक्ति, हाँ ऐसा हो भी सकता है, पर इसकी उम्मीद आज कम ही है। अब रोज रोज तो ऐसे एक्सीडेंट होते नहीं ना। फिर जो बिल्कुल चुप बैठा था, शायद उसका ध्यान अपनी बहन और बच्चे पर ही था, और उसके इरादे बता रहे थे वो हर हालत में उन्हें आज रात ढूंढ लेना चाहता था। पर उनको और ही ख्यालों में डूबा था। वो मन ही मन कहता है, उस बक्से में उस बच्चे की आधी मूर्ति का मिलना और उस पर बने रेखा चित्र, आखिर क्या कहना चाह रहे हैं? क्या वो बच्चा किसी को मारना चाहता है? पर किसको? और वो सुरंग अगर सीधी होती तो कहां जाती, जैसा कि उसकी छत को देखकर लग रहा है? क्या वो उस महल की तरफ जाती जिसका रेखा चित्र उस बक्से पर बना हुआ है? और यह भी हो सकता है कि उसके विपरीत दिशा की तरफ भी कोई रास्ता हो, बिल्कुल आमने और सामने। मुझे इस बारे में भी पता करना होगा, और इसके लिए मुझे अब उस गांव का पूरा नक्शा तैयार करना होगा कि कहां पर क्या है। एक तो ये गांव भी बहुत बड़ा है, इसके एक तरफ नदी है तो एक तरफ जंगल। वरुण अपने ध्यान में था, तभी शक्ति की आवाज ने उसके ध्यान को तोड़ दिया। शक्ति, गाड़ी को अंदर ही ले जाना है या गांव में, या फिर कहीं खड़ी करके पैदल ही चलें? क्योंकि अगर गाड़ी जाएगी तो उसकी हल्की आवाज से सबको पता लग जाएगा कि कोई इस वक्त आया हुआ है। वरुण, हम गांव की सीमा में आ गए क्या? तुम तो बड़ी जल्दी ले आए, मुझे तो ध्यान ही नहीं रहा। और तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो, गाड़ी हमें यहीं खड़ी करनी होगी और पैदल ही आगे बढ़ना होगा। शक्ति वहीं एक पेड़ के नीचे गाड़ी को रोक देता है, और हम इस गाड़ी में प्रताप को छोड़कर निकल जाएंगे, और जरूरत पड़ी तो प्रताप गाड़ी लेकर हमारी मदद को आ जाएगा। क्यों, कैसे कही? प्रताप, क्या मैं अकेला सुनसान जगह पर बैठा रहूंगा? नहीं नहीं, मेरे बस का नहीं है। मैं भी तुम लोगों के साथ ही चलूंगा, वरना मैं गाड़ी लेकर सीधा घर चला जाता हूं। तुम तीनों मनाते रहो गांव में पिकनिक। वरुण, तो फिर गाड़ी को लॉक करो और चलो, सब साथ चलते हैं। एक से भले दो, दो से भले चार। और अपना बैग अपने कंधे पर टांग लेता है। फिर सभी हाथों में छोटे डंडे लिए तेजी से आगे बढ़ जाते हैं। सबसे आगे शक्ति चल रहा था, क्योंकि उसे गांव के रास्तों का पूरा ज्ञान था, और वो उस रास्ते से आगे बढ़ रहा था जिस रास्ते से तेजी से ठाकुर अनिरुद्ध की हवेली के पास पहुंचा जा सके। गांव के अंदर से उन्हें कुत्तों के रुदन का स्वर भी सुनाई देने लगा था, और वायु में फैली कई तरह के पदार्थों के जलने की महक उन्हें महसूस होने लगी थी। प्रताप मफलर को और कसकर चेहरे पर लपेटता है, और इसी के साथ उसे लगता है जैसे किसी ने उसके मफलर को उसके चेहरे से खींचकर अलग कर दिया हो। वो फिर से उसके कंधे पर गिर पड़ता है। प्रताप, अब इस मफलर को क्या हुआ? अपने आप खुलकर गिर रहा है, और फिर उसे अपने चेहरे पर लपेटता है। पर तभी सिर्फ प्रताप का ही नहीं, बाकी तीनों के भी मफलर एकदम से खुलकर हवा में उड़ने लगते हैं। चारों एकदम से भयभीत होकर एक दूसरे के करीब आ जाते हैं और एक दूसरे के हाथ को पकड़ लेते हैं। उन सबके मफलर उनमें से कुछ दूरी पर जाकर जमीन पर गिर पड़ते हैं। प्रताप, मैंने कहा था ना, रात के वक्त इस गांव में आना बहुत बड़ी बेवकूफी है। अब देख लो, अभी तो सिर्फ मफलर गया है, थोड़ी देर बाद इस ठंड में हमारे सबके कपड़े भी जाने वाले हैं। वरुण, तुम शांत रहो। प्रताप, तुम खुद भी डर रहे हो और हमें भी डरा रहे हो। कुछ नहीं होगा, शांत रहो। शक्ति थोड़ा सा हकलाते हुए, देखो कौन हो तुम और क्या चाहते हो? हम अपने घर जा रहे हैं, हमें जाने दो। फिर जो अपना हाथ उठाता है और जिस तरफ मफलर गिरे थे उस तरफ मुंह करके कुछ मंत्रों का जाप शुरू कर देता है। फिर अपनी बंद मुट्ठी को खोल देता है, और इसी के साथ उन्हें ऐसा लगता है जैसे कोई इनसे कुछ ही दूरी पर बड़ी जोर से जमीन पर गिरा। प्रताप, अब ये कौन जमीन पर गिरा? दिखाई भी तो नहीं दे रहा।
और अपने टॉर्च की लाइट उस जगह पर डालता है। बिरजू, लाइट बंद करो, उस तरफ लाइट मत डालना। और टॉर्च के आगे हाथ अड़ा देता है। मफलर फिर से उछलकर उन सभी के कंधों पर आ गिरते हैं। वरुण, तुम्हें भी काफी अच्छे तंत्र मंत्र आते हैं। और उसके कंधे पर एक हाथ जमा देता है। बिरजू, जी साहब, बस ऐसे ही थोड़ा बहुत ज्ञान लिया हुआ है। गांव में रात बेरात खेतों की तरफ जाने में जरूरत पड़ जाती है। ऐसे हवा के झोंके परेशान करते ही रहते हैं। शक्ति, हाँ ये तो तुमने ठीक कहा, चलो अब आगे बढ़ते हैं। और फिर से वे सभी अपनी टॉर्च की रोशनी से रास्ता देखते हुए आगे बढ़ चलते हैं। तभी एक घर के बराबर से गुजरते वक्त उन्हें खिड़की से किसी के रोने की तेज आवाज सुनाई देती है। प्रताप, अब यहां क्या हुआ? इतनी रात को कौन इतने बेसुरे तरीके से रो रहा है? शक्ति, क्या हमें देखना चाहिए या सीधा आगे बढ़ जाना चाहिए? वरुण, रुको मैं देखता हूं। और वो अपने बैग से एक छोटा सा डिवाइस निकालता है, उसे खिड़की पर चिपका देता है। उसका बटन दबाते ही उसके अंदर लगी प्लेट तेजी से राउंड में घूमती है और खिड़की की लकड़ी का 1 इंच का टुकड़ा कटकर बाहर आ जाता है। प्रताप, अरे वाह, तभी तुम इस बैग को कंधे पर उठाए घूम रहे हो। मैं तो सोच रहा था बेफिजूल में वजन उठाए घूम रहे हो। वरुण उस मैकेनिकल डिवाइस को फिर से बैग में रख लेता है। वो उस छोटे से सुराख से अंदर देखता है और डर के मारे पीछे हट जाता है। शक्ति, क्या हुआ? क्या अंदर कुछ गलत चीज हो रही है? और वो भी आगे बढ़कर उस सुराख में से अंदर देखता है और वो भी एक झटके में पीछे हट जाता है। डर के मारे उसकी तो सांसें फूल गई थी। प्रताप, क्या हुआ? रुको मैं देखता हूं। पर शक्ति उसका हाथ पकड़कर उसे रोक देता है। शक्ति, रहने दे भाई, वरना तू शायद यहां से वापस घर की तरफ ही भाग जाएगा और बेवजह हमारे लिए परेशानी खड़ी करेगा। मत देख। वरुण फिर से अंदर देखता है। अंदर बैठा तांत्रिक, जिसके बराबर में एक 5 साल की लड़की बैठी थी, और उस लड़की के पीछे एक काली चुड़ैल अपने विभत्स रूप में अपने बालों को लहरा रही थी। वरुण अपने आप से, मुझे लगता है इस छोटी लड़की को यह बलि के रूप में इस्तेमाल करने वाला है। मुझे इस लड़की की जान बचानी होगी, पर मैं क्या करूं? क्या सीधा अंदर जाऊं और उसे उठा लाऊं? वरुण एक लंबी सांस लेता है, अपने मफलर को चेहरे पर ठीक करता है और अपना बैग उतारकर शक्ति को पकड़ा देता है। देखो, तुम तीनों उस पेड़ के पीछे खड़े हो जाओ, मैं उस बच्चे को बचा कर लाता हूं। मुझे लग रहा है कि उसकी बलि दी जाने वाली है। बिरजू, पर यह तुम्हारे लिए खतरनाक हो सकता है। अंदर चुड़ैल को साधा गया है, जो उस लड़की के पीछे खड़ी है। वो तुम्हारे पीछे आ सकती है, और अगर वो तुम्हारे पीछे नहीं आई तो वो उस तांत्रिक को ही मार डालेगी। अब उस लड़की और तांत्रिक में से किसी एक का मरना तो निश्चित है, यह तुम जान लो। वरुण, जो दूसरों की जान लेते हैं, ऐसे लोगों की अगर जान चली जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता। वो तांत्रिक उस मासूम सी लड़की को अपनी बलिवेदी पर भेंट कर रहा है। इससे अच्छा तो उसी का मर जाना है। मैं उस लड़की को बचाने जा रहा हूं, आप सब वहां छुप जाओ, जल्दी करो। प्रताप, चलो भाई शक्ति, देर मत करो। और प्रताप शक्ति का हाथ पकड़कर फौरन कुछ दूरी पर एक विशाल पेड़ के पीछे जाकर खड़ा होता है। बिरजू, चलिए मैं भी आपके साथ चलूंगा। अगर कुछ समस्या हो गई तो मैं उसे रोकने की थोड़ी बहुत कोशिश कर सकता हूं। वरुण, ओके ठीक है। और फौरन अपनी जैकेट के अंदर से एक छोटी सी रिवॉल्वर निकाल लेता है और दबे पांव तेजी से उस घर के दरवाजे पर एक ताकतवर लात जड़ देता है। दरवाजा एक झटके में खुल जाता है। वरुण बेहद तेज गति से उस अंदर वाले कमरे में प्रवेश करता है और कोई कुछ समझ पाता उससे पहले ही बच्चे को उठाकर वापस घर से बाहर आ चुका था। वो चुड़ैल जो बच्ची के सिर पर खड़ी थी, उसकी आंखें लाल खून की भांति चमक रही थी। वो एक पल को दरवाजे से बाहर देखती है और फिर एक पल को तांत्रिक की तरफ, जो आंखें बंद किए अपने तांत्रिक मंत्र पढ़ने में व्यस्त था। उसे तो पता भी नहीं लगा कि कोई उस बलि में चढ़ाई जाने वाली लड़की को उठाकर बाहर भाग चुका है। चुड़ैल अपनी पूरी ताकत से चीखने लगती है। उसकी आवाज इस तेज सीटी की तरह महसूस हो रही थी जो कानों को चुभ रही थी, और उसके ऐसा करते ही तांत्रिक की आंखें खुल जाती हैं और वो उस चुड़ैल की तरफ गुस्से से देखता है। तांत्रिक, तूने मेरी साधना में विघ्न डाला, मैं तुझे जला दूंगा। पर वो आगे कुछ और बोलता, उसकी नजर बलि वाली जगह पर पड़ती है जो इस वक्त खाली थी। तांत्रिक के चेहरे पर एकदम से अजीब सा डर व्याप्त हो जाता है और वो अपनी जगह से सरक कर पीछे को हट जाता है। चुड़ैल की हंसी वहां गूंजने लगती है
आज मैं आजाद हो जाऊंगी। बहुत तंग किया तूने मुझे तांत्रिक। आज मैं तेरे चक्रव्यूह से आजाद हो जाऊंगी। तेरा ये अनुष्ठान अधूरा रह गया है और हम दोनों के बीच में यही फैसला हुआ था। जब तेरा अनुष्ठान अधूरा रह जाए तो मैं तेरा खून पीकर आजाद हो जाऊं। आज वो समय आ गया है। तेरी पली वाली लड़की को कोई उठा के ले गया। तांत्रिक का चेहरा पसीने से पूरी तरह भीग चुका था। उसे पता लग चुका था कि उसकी मौत आ चुकी है। वो इस काली चुड़ैल की शक्तियों का सामना नहीं कर सकता। देखो, मुझे मत मारो, मैं तुम्हें आज ही रात दूसरी बलि का इंतजाम कर दूंगा। चुड़ैल आगे बढ़ती है। नहीं, हमारे बीच ऐसा कोई भी समझौता नहीं हुआ। जो हुआ है उसी का पालन होगा। और फिर से उसकी चीख वातावरण में गूंजने लगती है। तांत्रिक, ठीक है, तुम मुझे मारना चाहती हो तो मार दो, पर मुझे मारने से पहले मेरा एक काम तो कर दो। चुड़ैल, चल ठीक है, तूने मुझे कई बार रक्त की बलि दी है। बोल, तेरा आखिरी काम क्या है? उसे पूरा करके मैं तेरा खून पीऊंगी। बोल जल्दी से तेरा आखिरी काम। तांत्रिक, जिस इंसान ने मेरा यह अनुष्ठान भंग किया है, जा उसे मार के आ, उसके बाद तू मेरा खून पी सकती है। चुड़ैल तीखी सी हंसी हंसते हुए ठीक है, और फिर अपनी आंखें उस तांत्रिक के ऊपर टिका देती है। उसकी आंखों से धुएं की एक लकीर निकलती है और उस तांत्रिक के चारों ओर लिपट जाती है। तांत्रिक धुएं की लकीर में अपने आप को बंधा हुआ महसूस करता है। चुड़ैल, जब तक मैं वापस नहीं आती तू ऐसे ही बंधा रहेगा। और फिर वो दरवाजे की तरफ बढ़ जाती है। उसके पैरों में भारी पायजेब थी जो अलग ही ध्वनि पैदा कर रही थी। बाहर के ठंडे वातावरण और बिल्कुल सन्नाटे से भरी उस छोटी सड़क पर तो बहुत ही मादकता के साथ चलते हुए आगे बढ़ रही थी। उसकी पायलों से निकलने वाली आवाज सुन सुनकर आवारा कुत्ते वहां आ पहुंचे थे और कई निशाचर पक्षी उसके इर्द गिर्द घूमने लगे थे। जबकि दूसरी तरफ बिरजू के कहने पर सभी वहां से निकलकर वापस अपनी कार की तरफ भाग खड़े हुए थे और वरुण उस छोटी सी बच्ची को गोद में उठाए बेहद तेज रफ्तार से भाग रहा था। प्रताप, मैंने तो पहले ही कहा था, इस गांव में आना मुसीबत पीछे लगवाना है। अब देख लेना, वो चुड़ैल भी हमारे पीछे ही आ रही होगी। आवाज सुन रहे हो कुत्तों की? कैसा मनहूस स्वर आने लगा है। वरुण गहरी लंबी सांस लेते हुए, फिक्र मत करो, कार नजदीक है, हम निकल जाएंगे। शक्ति तेजी से आगे भागते हुए पीछे देखता है और दूर घने कोहरे में भी उसे एक औरत का साया नजर आता है। शक्ति, वो हमारे पीछे आ रही है, और तेज भागो, वरना आज हमारे जीवन का आखिरी दिन होगा। प्रताप सबसे पहले भागता हुआ कार तक पहुंचा था और अरे चाबी तो शक्ति के पास ही है, वरना मैं इसे तब तक मोड़ भी देता। वरुण बच्चे को उठाकर भागने के कारण अब थोड़ा सा कमजोर पड़ने लगा था और उसे कुत्तों का तेज स्वर सुनाई देने लगा था। ऐसा लग रहा था जैसे वो उसी के पीछे भागते चले आ रहे हैं। वरुण कुत्तों से वैसे ही बेहद डरता था और इस गांव के कुत्तों की हरकत उसने पहले भी देख ली थी, सरपंच कालीचरण के यहां। इसलिए वो सोचकर वो और भी ज्यादा भयभीत हो चुका था। शक्ति उसकी सुरक्षा करते हुए उसके पीछे और उसके पीछे बिरजू, जो अब कुछ मंत्र पढ़ने लगा था। चुड़ैल की नजर इन पर पड़ चुकी थी और अब वो चलना छोड़कर अपनी रफ्तार में तेजी ले आती है। अब उसकी रफ्तार एक इंसान से दोगुनी हो चुकी थी और उसकी चीखने की आवाज पल पल उनके नजदीक आने लगी थी। वरुण, बस हम पहुंचने वाले, वो रही सामने कार। शक्ति, कुछ करो बिरजू, वो देखो कुत्ते कितनी तेज गति से आ रहे हैं। कार तक पहुंचने से पहले भी हम तक पहुंच जाएंगे। और उसके चेहरे पर भी अब डर के भाव नजर आने लगे थे। बिरजू ने कुछ मंत्र फूंक कर उस सड़क पर एक रेखा खींचती थी और फिर आगे बढ़ गया था। कुत्ते उस रेखा पर आकर एकदम से पीछे उछल कर गिरते हैं और क्या क्या का शोर मचा देते हैं, जैसे उस रेखा से टकराकर उन्हें बेहद दर्द हो गया हो। शक्ति जल्दी से कार का लॉक खोलता है और स्टार्ट करता है। बाकी सब भी जल्दी से कार में बैठते हैं। शक्ति तेजी से कार को रिवर्स करता है और तेजी से घुमाकर अपने गांव की तरफ भगा ले जाता है। और तभी 2-3 कुत्ते उनकी कार के आगे जंप करते, पर कार की टक्कर से वे दूर जा गिरे
वरुण, अब कार बिल्कुल मत रोकना, चाहे सामने कोई भी आए। बिरजू, ये कुत्ते यहां आ गए हैं, इसका मतलब ये है कि चुड़ैल उस रेखा को पार कर चुकी है और वो शायद अब हमारे पीछे है। और पीछे मुड़कर शीशे से देखने की कोशिश करता है, पर बाहर फैले कोहरे की वजह से कुछ नजर नहीं आता। प्रताप, गाड़ी आराम से चलाना, सामने कुछ भी नजर नहीं आ रहा, कोहरा हद से ज्यादा लगा हुआ है। शक्ति, अगर धीरे चलेंगे तो पीछे लगी चुड़ैल हमारी हड्डियां भी चबा जाएगी। प्रताप, पर कहीं तेज चलने से गाड़ी किसी खड्डे में ना उतर जाए, फिर तो पैदल भी भागने के लायक नहीं रहेंगे। अभी कम से कम कार के अंदर तो चल रहे हैं। वरुण, अरे वाह, तो प्रताप बिल्कुल सही बात कर रहा है। बिरजू, शक्ति, कार आगे से दाहिने तरफ मोड़ लेना, उस तरफ गांव का पुराना मंदिर है, हमें वहीं जाना चाहिए। शायद वहां पहुंचकर हम इस चुड़ैल को रोक सके, क्योंकि चुड़ैल उस मंदिर के अंदर नहीं आएगी, पर बाहर तक जरूर आएगी, जहां हम उसे मारने का बंदोबस्त कर सकते हैं। वरना यह हमारा पीछा किसी भी सूरत में नहीं छोड़ने वाली, चाहे हम कहीं भी जाएं। प्रताप, क्या कह रहे हो? यानी ये हमारा पीछा हर जगह करेगी? फिर भागने का क्या फायदा है? हे भगवान, कहां फंस गया मैं इस वरुण भाई के चक्कर में। आराम से घर में सोता तो ज्यादा अच्छा रहता। शक्ति, चुप करो यार, तुम्हारी बातों से मेरा ध्यान भटक रहा है। बिरजू ने बिल्कुल ठीक कहा था। इस वक्त चुड़ैल दो कुत्तों के ऊपर पैर रखकर सीधा बढ़ी चली आ रही थी। दोनों कुत्ते बेहद तेज रफ्तार से भाग रहे थे। वातावरण में एक अलग ही शोर मचने वाला था। दिन में उड़ने वाले पक्षी भी भयभीत होकर पेड़ों से उड़ चुके थे और उनकी चहचहाट का शोर वातावरण को और भी भयानक बनाने लगा था। ऐसा लग रहा था जैसे उन पक्षियों की गर्दन किसी ने पकड़ ली हो और वो अपने प्राण बचाने के लिए चिल्लाने लगे हो। वरुण पीछे मुड़कर देखता है और उसे दो कुत्तों के ऊपर खड़ी चुड़ैल नजर आती है, जिसके बदन के चारों तरफ एक सफेद रेखा बनी हुई थी, जो शायद कोहरे की वजह से नजर आ रही थी। शक्ति अगले मोड़ से गांव के पौराणिक मंदिर की तरफ गाड़ी को मोड़ लेता है और एकदम से तेज रफ्तार में ले आता है। प्रताप, क्या कर रहे हो इतनी तेज? अरे आगे कुछ नजर भी नहीं आ रहा है। शक्ति, फिक्र मत करो, ये रास्ता एकदम सीधा है, गाड़ी एकदम सीधी ही जाएगी। और वाकई में गाड़ी बेहद तेज रफ्तार से मंदिर के गेट के पास ही आकर रुकती है। वरुण, गाड़ी मत रोक, गेट से अंदर ले ले और एक तरफ खड़ी कर दो, वरना वो चुड़ैल इस गाड़ी पर ही अपना गुस्सा उतार देगी, फिर पैदल ही घर जाना पड़ेगा। प्रताप, क्या? अभी तो इस गाड़ी का लोन भी पूरा नहीं हुआ, अंदर ले लो भाई जल्दी से। शक्ति फौरन गेट से अंदर गाड़ी लेकर एक साइड में रोक देता है। चलो अब जल्दी से उतर के मंदिर के अंदर चलो।